Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's BRBL in 30 days series, we are going to discuss the chapter Insolvency and Bankruptcy Code 2016. तो पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटीज। तो अगर डिफॉल्ट किया है कंपनी ने या एलएलपी ने, जहां पे अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, पहले ये अमाउंट 1 लाख होता था लेकिन अब इसे 1 करोड़ कर दिया गया है। तो अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट है तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले जो क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स असेसमेंट करेंगे कि ये जो डेटर है, जो ये कंपनी है, कंपनी डेटर है ना, क्या ये कंपनी का बिजनेस वाइबल है, क्या इस कंपनी को भी चलने दें कि मैनेजमेंट चेंज करके ये प्रॉफिट कमा लेंगे, हमारा पैसा वापस कर देंगे, या फिर कोई चांस ही नहीं है इसको, तो इसको वाइंड अप कर देना चाहिए। ये पहले असेसमेंट किया जाता है। प्राइमरी गोल यहाँ पे है कि कैसे पैसा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अगर रेस्क्यू होता है ठीक है, अगर रिवाइव होता है तो कर लेना चाहिए। इस स्टेज के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस कंसिडर की जाती है कि क्या हम लोन को रिस्ट्रक्चर कर दें, क्या हम ये बिजनेस किसी और को सेल कर दें, या कोई और रेजोल्यूशन प्लान हो सकता है कि किसी तरीके से बिजनेस को बचाया जा सके। तो ये जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का जो पूरा प्रोसेस होता है शुरू से लेके एंड तक 180 दिन का होना चाहिए। इसमें पॉसिबली 90 दिन का एक्सटेंशन दे दिया जाता है एक्सेप्शनल केसेस में। फिर जब एक रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल असाइन कर दिया जाता है। तो मान लो जियो कंपनी है और जियो कंपनी अब इंसॉल्वेंट हो गई है, इसका रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इसके फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या डेटर खुद से भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करने की एप्लीकेशन डाल सकता है। तो जियो कंपनी है, इसके फाइनेंशियल क्रेडिटर ने बोला कि इसका इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो एक रेजोल्यूशन प्रोसेस असाइन किया जाएगा जो कंपनी के पूरे प्रोसेसेस को, अफेयर्स को मैनेज करेगा जब तक इंसॉल्वेंसी चल रही है। अब जो भी क्रेडिटर्स हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, जिनका भी क्लेम बनता है कि देखो जियो ने हमारा इतना पैसा देना है, हमारा इतना पैसा देना है, वो सारे क्लेम्स अपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास जाके सबमिट करते हैं। अब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जितने भी, उनकी कमेटी बनाता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे बात याद रखनी है कि जो ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बनती है। टाइप्स तो मैंने आपको फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बताए हैं, लेकिन एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के थ्रू। और जो भी रेजोल्यूशन के प्लान्स हैं, उन्हें ये कमेटी इवेल्युएट करती है। कोई बिजनेस को खरीदना चाह रहा है, कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो सारे प्लान्स को कमेटी ऑफ क्रेडिटर इवेल्युएट करेगी कि क्या इसको बेच दें या रीस्ट्रक्चर करें। ये सब कुछ कमेटी करती है। किसी भी प्लान का अप्रूवल तभी होता है जब 66% जिनके पास शेयर है वोटिंग का, वो प्लान को हाँ करें, तभी वो प्लान अप्रूव होता है। एक बार प्लान अप्रूव हो गया तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास प्लान अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। अब एनसीएलटी के पास क्यों जाएगा अप्रूवल के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां पे कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, एलएलपीज इन्वॉल्व होती हैं, वहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। नेक्स्ट है लिक्विडेशन। अब मान लो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो उसमें कोई भी वाइबल रेजोल्यूशन प्लान नहीं बना, यानी कि उस कंपनी को रिवाइव करने का जो भी सोचा गया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और या फिर सीधा ही कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि ये कंपनी तो अब बच ही नहीं सकती है, इसका माइंड अप कर देना चाहिए। तो फिर लिक्विडेशन की तरफ अब काम करना शुरू हो जाता है। लिक्विडेशन में क्या होगा कि सारी कंपनी की एसेट्स को बेच दिया जाएगा, कि जियो की सारी एसेट्स को बेच दो और जो पैसा आए उसको क्रेडिटर्स में बांट दो। तो जब ये लिक्विडेशन का काम शुरू होता है ना, तब अपॉइंट होता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का काम होता है कि देखो कौन कौन सी एसेट्स है, कितने कितने में बिकेंगी, किसको किसको पैसा देना है। तो जब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जब डिफॉल्ट हुआ, तब तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल असाइन होगा, जो कमेटी बनाएगा, जो डिसाइड करेगा कि बिजनेस को बचाना है या लिक्विडेट करना है। अगर तो बचाना है फिर तो उस तरफ काम होगा, लेकिन अगर ये डिसाइड हो जाएगा कंपनी नहीं बचती, बेचो सब कुछ, लिक्विडेट करो, तब लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। ठीक है, और सारी एसेट्स देखेगा कौन सी एसेट्स हैं और उनको बेच के क्रेडिटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। प्रायोरिटी बेसिस होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कि किसको पहले पैसे जाने। ऑब्वियसली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहला पैसे जाता है, अनसिक्योर्ड को बाद में पैसा जाता है। तो फिर ये कंपनी
डिसॉल्व हो जाती है और कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है कि जो ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसे इनिशिएट कौन कर सकता है? तो जैसा मैंने आपको बताया, चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर इसे इनिशिएट करे, ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएट करे, या फिर कॉर्पोरेट डेटर यानी कि जियो खुद से ही बोले कि मेरा जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है इसे स्टार्ट कर दो। और ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए डिफॉल्ट होना जरूरी है कि किसी पेमेंट में कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से डिफॉल्ट होना जरूरी है, उसके बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है, एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर को प्रोसेस स्टार्ट करना हो तो वो कैसे करेगा? या तो खुद से, या जॉइंटली दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बिहाफ पे कोई पर्सन एप्लीकेशन फाइल करता है। तो एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल जॉइंटली। अगर जॉइंटली फाइल करनी है तो सेम क्लास के जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, कम से कम 100 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, या फिर जितने भी टोटल क्रेडिटर्स हैं सेम क्लास के, 10% ऑफ दोज क्रेडिटर्स वो मिलके एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो बेसिकली 100 ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और 10%, विच एवर इज लेस, मिनिमम इतने लोग मिलके एप्लीकेशन फाइल करते हैं। किसको फाइल करेंगे? कंपनी है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास करेंगे, साथ में कुछ फीस भी भरनी पड़ती है। तो जब ये एप्लीकेशन आप डालोगे तो साथ में जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी कौन है? जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है, उनसे डिफॉल्ट का डाटा लाना पड़ता है, या कोई भी डिफॉल्ट की एविडेंस साथ में सबमिट करनी पड़ती है। एक प्रपोज्ड इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना पड़ता है कि अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसे हम अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन डिमांड की जाए तो वो इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है। अब जैसे ही एप्लीकेशन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास आती है, उनके पास 14 दिन है ये असर्टेन करने के लिए कि डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तो डिफॉल्ट नहीं असर्टेन हो पाता तो अथॉरिटी को उसकी रीजन रिकॉर्ड करनी पड़ती है इन राइटिंग। अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि एप्लीकेशन सही है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं पेंडिंग है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट, और एप्लीकेशन फिर एडमिट कर दी जाती है और रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है उस डेट से। लेकिन अगर डिफॉल्ट नहीं मिला, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने तो यही बोला ना कि डिफॉल्ट हुआ है, लेकिन अगर डिफॉल्ट नहीं मिला, या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो एनसीएलटी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। और दूसरा ऑप्शन है कि एप्लीकेंट को 7 दिन दिए जा सकते हैं कि आपके जो भी डिफेक्ट है एप्लीकेशन में उन्हें करेक्ट करके लेके आओ। तो अब दो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, एक रिजेक्ट होगी। अगर तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो ऑर्डर के बारे में कम्युनिकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी मिलेगी और कॉर्पोरेट डेटर को भी मिलेगी। लेकिन अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर को कम्युनिकेशन मिलती है, और ये कम्युनिकेशन जो होती है एडमिशन या रिजेक्शन के 7 दिन के अंदर अंदर करनी होती है। नेक्स्ट इज पर्सन्स और एंटिटीज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन। तो अगर कोई ऐसा कॉर्पोरेट डेटर है जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, या प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, तो एप्लीकेशन वो नहीं फाइल कर सकता। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर है, डेटर का कोई ऐसा क्रेडिटर है जो खुद अंडरगो कर रहा है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो वो एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता। अगर ऐसा कोई कॉर्पोरेट डेटर है जिसका जो ये रेजोल्यूशन प्रोसेस है एप्लीकेशन डेट से पहले के जो 12 महीने में उनमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कि आज मैं एप्लीकेशन डाल रही हूँ डेटर के अगेंस्ट कि इसका रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो, लेकिन उस डेटर के अगेंस्ट पिछले 12 महीने में पहले ही एक रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तब भी नई एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी। अगर कोई ऐसा कॉर्पोरेट डेटर है जिसके अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन प्लान आया था वो पिछले 12 महीने में ही अप्रूव हुआ है, कभी ना कभी एप्लीकेशन से पिछले जो 12 महीने हैं उसमें कभी रेजोल्यूशन प्लान ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, तब दोबारा से नई एप्लीकेशन नहीं एंटरटेन की जाएगी। अगर डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर है जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसने कोई टर्म्स वायलेट किए हैं ऑफ अ रेजोल्यूशन प्रोसेस जो कि 12 महीने पहले अप्रूव हुआ हो एप्लीकेशन डेट से, तो आज मान लो मैंने एप्लीकेशन डाली, लेकिन पिछले 12 महीने में ऐसा हो चुका है कि मैंने रेजोल्यूशन प्लान के टर्म्स को वायलेट किया हो,
एंड अगर कोई ऐसा कॉर्पोरेट डेटर है जिसके अगेंस्ट लिक्विडेशन का ऑर्डर आ चुका है, तो फिर अब नई कोई रेजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन को नहीं एंटरटेन किया जाएगा। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है 180 डेज में खत्म हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम का ऑप्शन है। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगे कि एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कि हमें 180 डेज के बियॉन्ड टाइम दिया जाए। और ये वो रिक्वेस्ट तभी कर सकता है अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करें और 66% जिन क्रेडिटर्स के पास वोटिंग शेयर है वो हाँ करें कि हाँ एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करी जाए। तो एनसीएलटी जो है 180 डेज से बियॉन्ड एक्सटेंशन देता है, अप टू 90 डेज तक का एक्सटेंशन दे सकता है, और ये एक्सटेंशन सिर्फ एक बार दी जा सकती है। तो टोटल जो मैक्सिमम ड्यूरेशन अलाउड है इस पूरे प्रोसेस को फिनिश करने के लिए, सारी एक्सटेंशन सारी लीगल प्रोसीडिंग्स मिला के, वो है 330 डेज का टाइम। इसमें जिस दिन इंसॉल्वेंसी का कमेंसमेंट होता है उससे लेके अगले 330 डेज के अंदर पूरा प्रोसेस फिनिश होना चाहिए। नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ एडमिटेड एप्लीकेशन। तो क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कि इस केस में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, एप्लीकेशन को विड्रॉ करना अलाउ कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं। चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन पहले सबमिट करी थी, चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर ने करी थी, चाहे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने खुद करी थी, एप्लीकेशन को विड्रॉ करना अलाउ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए विद 90% ऑफ द वोटिंग शेयर, तभी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना अलाउ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्शंस टेकन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मोरेटोरियम डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, उनके पास पावर है। इसका पर्पस ये होता है कि कॉर्पोरेट डेटर जो है जिसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसकी एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और पूरा रेजोल्यूशन प्रोसेस स्मूथली हो। अब मान लो जियो कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अब ये बोल देगा कि जियो की जो एसेट्स है उसको अब ना छेड़ा जाए, क्रेडिटर्स जो है अब कोई भी और स्टेप ना लें डेट्स को रिकवर करने के लिए, जो भी जियो के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स है उन्हें अभी स्टे किया जाए ताकि रेजोल्यूशन प्रोसेस तसल्ली से हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस भी चल रहा है, उधर और 4-5 केस हो गए जियो पे, तो फिर प्रोसेस कैसे खत्म होगा। इसलिए वो ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करने के लिए कि बाहर से कोई भी प्रेशर ना हो, मोरेटोरियम लगा दिया जाता है कि ना ही कोई एसेट्स को छेड़ेगा, ना ही कोई नया केस करेगा, ना ही क्रेडिटर्स डेट रिकवरी के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं इस मोरेटोरियम पीरियड के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके पास पावर है कि वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर सके रिगार्डिंग द इनिशिएशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोसेस, के ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो भी इन्वॉल्व हैं उन्हें एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सारे क्रेडिटर्स को पता लग जाए, कोई भी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं उन्हें एक तरीके का इन्विटेशन होता है कि आपका भी अगर कोई क्लेम है आप अराइज कर सकते हो इस टाइम पे। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए कि कल कोई ये ना बोल सके कि हमें तो पता ही नहीं था, छुपा के ये प्रोसेस हो गया या कुछ फ्रॉड हुआ है। तो इसलिए एक तरीके का ये इन्विटेशन होता है कि ट्रांसपेरेंटली सारा काम हो रहा है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये भी पावर है कि इंटरिमली किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को वो हायर करें जो डेटर के सारे अफेयर्स को मैनेज करेगा, कि जब तक ये रेजोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है तब तक ये हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सारा काम मैनेज करेगा। अब ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जैसे ही इसे हायर किया जाता है उसकी इमीडिएटली बाद पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है रिगार्डिंग दी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। और ये काम क्या करता है आईआरपी, ये काम करता है कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके क्लेम्स को कलेक्ट करना और वेरीफाई करना कि अलग अलग लोग अलग अलग पैसा क्लेम कर रहे हैं, वेरीफाई करना कि क्या सच में इनका पैसा बनता है इतना या नहीं। डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं कॉर्पोरेट डेटर के उनको मैनेज करना और रेजोल्यूशन प्लान को फॉर्मुलेट करना इन कंसल्टेशन विद द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट या टेन्योर ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो देखो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है जो सारी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कंडक्ट करता है। और एमएसएमईज के पास ऑप्शन होती है, एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास ऑप्शन होती है
प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करने की। तो अगर वो चाहें तो ये प्री पैकेज भी ले सकते हैं और ये प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाइड होता है और इसमें टाइम भी कम लगता है, लेकिन ये प्रोसेस ऑप्ट करने के लिए क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का जो प्रोफेशनल है वो सारा कुछ कंडक्ट करवाएगा। इवन जब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो फाइनल वाला है वो अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक इंटरिम किसी को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया जाता है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कमेंसमेंट डेट होगा, जिस दिन इंसॉल्वेंसी का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन किसी को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो बना दे। ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की वो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने फाइल करी थी या कॉर्पोरेट डेटर ने फाइल करी थी, तो उस एप्लीकेशन में वो किसी का नाम भी प्रपोज करते हैं कि इसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना लो। तो अगर उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है तो उसी पर्सन को इंटरिम तौर पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर एप्लीकेशन ऑपरेशनल क्रेडिटर ने फाइल करी थी, तो अगर उसने कोई भी नाम अपनी एप्लीकेशन में प्रपोज ही नहीं किया कि किसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाए, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को बोलती है कि आप नाम रेकमेंड कर दो कि किसे हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाएं। तो जो बोर्ड होगा वो 10 दिन के अंदर अंदर किसी का नाम रेकमेंड कर देगा कि इसे आप प्रोफेशनल को यूज कर लो इस केस के अंदर। अगर तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अपनी एप्लीकेशन में किसी का नाम दिया है तो फिर उसी पर्सन को यूज किया जा सकता है एज अ इंटरिम प्रोफेशनल, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो। और ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तब तक काम करता है जब तक के जो मेन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसे हायर ना किया गया हो। नेक्स्ट है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो अब जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसका काम क्या है, जो भी डेटर के अगेंस्ट क्लेम्स हैं, यानी कि अगर जियो के अगेंस्ट प्रोसेस चल रहा है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का, तो बहुत से लोग पैसा क्लेम करने आएंगे, तो सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सबके क्लेम्स वेरीफाई करना, फिर देखना कि डेटर की क्या पोजीशन है, क्या हम सारे ये क्लेम्स का पैसा चुका सकते हैं, और फिर सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के साथ मिलके आईआरपी बनाता है एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है एक बार पहले सारे क्रेडिटर्स के क्लेम आ जाएं, उसके बाद एक कमेटी बनती है, लेकिन इस कमेटी में सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, ना कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। इवन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी अगर किसी ना किसी तरीके से डेटर के साथ रिलेटेड हैं, रिलेटेड पार्टी हैं, तो फिर उन्हें ये हक नहीं है कि वो कमेटी का पार्ट बने, पार्टिसिपेट करें या मीटिंग्स में वोट करें। तो जियो कंपनी से अगर कोई रिलेटेड कंपनीज है, रिलेटेड पार्टीज हैं, उन्हें कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि मान लो कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, जस्ट बिफोर द रेजोल्यूशन प्रोसेस उन्होंने अपनी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने जियो कंपनी को डेट दे रखी थी, लोन वगैरह दे रखे थे, उन्होंने उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वो क्या होगी, जियो के रिलेटेड पार्टी। तो ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को अलाउ किया जाएगा कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट करना। और ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो ये रेगुलेटेड हो खुद भी किसी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर के द्वारा। तो मान लो जियो ने किसी बैंक से लोन ले रखा था, अब बैंक क्या है, ये रेगुलेट होता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो ये बैंक फाइनेंशियल क्रेडिटर हुआ एंड इसे रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। और मान लो ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट होने से थोड़ा टाइम पहले ही बैंक ने अपनी डेट जो जियो को दे रखे थे, लोन दे रखे थे, उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो बैंक जियो की रिलेटेड पार्टी बन गया। लेकिन इन्हें बैंक को बैठने दिया जाएगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठने दिया जाएगा, पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड पार्टी क्यों बने हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक्सेप्शन है, चाहे रिलेटेड पार्टी है तब भी उन्हें कमेटी में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जियो ने लोन ले रखा था बैंक से, लेकिन एक बैंक से नहीं लिया था, उन्हें 100 करोड़ का लोन चाहिए था, तो एक बैंक अकेला नहीं दे सकता था, तो दो बैंक्स ने मिलके यानी कि एसबीआई ने और एक्सिस बैंक ने मिलके 50-50 करोड़ डाल के
जियो को लोन दे दिया, 100 करोड़ का लोन बना के दे दिया। तो एसबीआई और एक्सिस दोनों ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे उन्होंने कंसोर्टियम बना के मिलके 3-4 बैंक्स ने लोन दिया है तो 3-4 बैंक्स ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हर फाइनेंशियल क्रेडिटर को कितना वोटिंग शेयर मिलता है, जितना उनकी डेट का परसेंटेज हो। तो मान लो जियो ने कितना सारे क्रेडिटर्स का पैसा वापस करना है, 200 करोड़ वापस करना है, तो एसबीआई का कितना हिस्सा है इसके अंदर, 25%, क्योंकि 50 करोड़ 200 करोड़ का कितना हिस्सा है, 25%। तो 25% वोटिंग राइट किसके पास चला जाएगा, एसबीआई के पास चला जाएगा। अगर मान लो एक पर्सन है, उसने 10 करोड़ दे रखे हैं जियो को, जिसमें से 7 करोड़ क्रेडिटर ने एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर दिए हैं, 3 करोड़ एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर दिए हैं, तो उसका वोटिंग राइट कितना होगा, सिर्फ 7 करोड़ से रिलेटेड, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर के तौर पे उसने जो लोन दे रखा है उसी के लिए उसको वोटिंग राइट मिलेगा, 10 करोड़ के लिए नहीं मिलेगा, 7 के लिए मिलेगा, क्योंकि 3 करोड़ क्या है, ऑपरेशनल डेट है। ठीक है, अगर कोई मान लो ऐसा पर्सन है, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर था, उसने अपनी जो डेट है किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो ए पार्टी ने 10 करोड़ का डेट जियो से लेना था, उसने अपनी डेट किसको ट्रांसफर कर दी, किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर दी, इस पर्सन को ट्रांसफर कर दी। इस पर्सन की अपनी डेट जियो से कितनी लेने वाली है, 50 करोड़ लेने वाला है जियो से। इसने ये ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेट भी टेक ओवर कर ली 10 करोड़ की। ठीक है, तो फिर भी ये सिर्फ 50 करोड़ की डेट के लिए ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में वोटिंग शेयर पाएगा। तो यानी कि क्रक्स ये है कि कहीं से भी डेट आई हो, अगर तो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर के तौर पे जो डेट है उसी के लिए सिर्फ वोटिंग राइट मिलता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर। नेक्स्ट इज जो हमने वो एक पॉइंट देखा था कि एसबीआई ने और एक्सिस ने मिलके लोन दे रखा है। मान लो दो पार्टीज नहीं है, 4 बैंक है कि 100 करोड़ का लोन जियो को दिया था, जिसमें से एसबीआई ने कुछ लोन दिया, कुछ एक्सिस बैंक ने दिया, कुछ एचडीएफसी ने दिया, कुछ लोन जो है वो मान लीजिए करुड़ वैश्य बैंक ने दिया। तो इन सारे बैंक्स ने कंसोर्टियम फॉर्म करके लोन दे दिया था जियो बैंक को। अब जियो बैंक का तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है, तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में, ये खुद को खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बैंक की तरफ से ही कोई जाएगा, ये अपनी तरफ से किसी ट्रस्टी को या एजेंट को हायर कर सकते हैं कि तुम हमारी तरफ से, हमारे कंसोर्टियम की तरफ से जाके कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में हमें रिप्रेजेंट करो। वो किसी अलग से किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, किसी नए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, एक तो जो नॉर्मली काम कर ही रहा होगा इन द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, नहीं, ये अपना एक अलग से हायर करते हैं कि तुम्हें हम फीस पे करेंगे, तुम हमें रिप्रेजेंट करोगे इन द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, एंड ये मिलके अपने अपने हिस्से के लिए वोट डालते हैं और रिप्रेजेंटेशन रख। नेक्स्ट इज, हमने एक पॉइंट देखा था कि बैंक्स कई बार मिलके भी लोन देते हैं, कंसोर्टियम अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं, सिंडिकेट फॉर्म करते हैं कि बड़ा लोन है तो मिलके एसबीआई और एक्सिस है, 3-4 बैंक ने मिलके लोन दिया था जियो को। तो यहाँ पे वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, एक तो वो अपने किसी एजेंट को भेज सकते हैं, ट्रस्टी को भेज सकते हैं कि हमारे बिहाफ पे कमेटी में जाओ, खुद से खुद को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं कि तुम्हें पैसे हम देंगे, तुम हमें रिप्रेजेंट करो। तो किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं और उनका जो राइट टू वोट है, जितना जितना उनका लोन का हिस्सा होगा उतना उतना वो वोटिंग राइट भी एक्सरसाइज करेंगे। नाउ व्हेन द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इज वर्किंग, तो अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में प्रोवाइड ना किया गया हो अदरवाइज, तो हमेशा जो भी डिसीजन लिया जाता है वहां पे मिनिमम जो डिसीजन में वोटिंग होगा वो 51% जिस हक में होगा उसी डिसीजन को माना जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन है कि कॉर्पोरेट डेटर का कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं है, सारे मान लो ऑपरेशनल क्रेडिटर ही हैं, उस केस में क्या होगा, तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स तो तब भी बनेगी, लेकिन उस टाइम पे जैसा स्पेसिफाई किया जाएगा अथॉरिटीज के द्वारा, उस हिसाब से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स तब भी बनाई जाती है। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास ये राइट है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोल सकती हैं कि कॉर्पोरेट डेटर की ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रेजेंट करी जाए। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल
वो इंफॉर्मेशन लेके आएगा। ये हक है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का कि सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो देखो, जब फर्स्ट मीटिंग होती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, वो कब होती है? 7 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके 7 दिन के अंदर अंदर उनकी पहली मीटिंग होगी। तो देखो, जब इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसी एक पर्सन को, किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देता है। लेकिन जब ये कमेटी फॉर्म हो जाती है, ये अपनी करती है पहली मीटिंग, और पहली ही मीटिंग में इन्हें 66% वोटिंग मेजोरिटी से डिसाइड करना है कि क्या हम पुराने वाले आईआरपी को ही अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना लें या फिर इसको रिप्लेस करके किसी नए को लेके आना है। अगर तो ये डिसाइड होता है कि पुराना जो इंटरिम वाला है उसे ही कंटिन्यू करवाना है, तो पहले तो पुराना जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उससे रिटर्न में कंसेंट लो, और ये डिसीजन आईआरपी को भी बताओ, कॉर्पोरेट डेटर को भी बताओ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी बताओ। अगर आप चाहते हो कि नहीं, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस करके नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आए, तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि हम इस नए पर्सन को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। और इस एप्लीकेशन में उन्हें नए वाला जिसका वो प्रपोज कर रहे हैं नाम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, उसका रिटर्न कंसेंट भी फॉर्म में ऐड करना होता है। नेक्स्ट इज कंफर्मेशन बाय द बोर्ड। तो देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नाम चला जाता है, जो प्रपोज नाम है कि किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये नाम फॉरवर्ड कर देती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को कि आप अपनी कंफर्मेशन दे दो। तो अपॉइंटमेंट तभी होती है जब बोर्ड अपनी कंफर्मेशन दे देता है। तो मान लो कि 10 दिन हो गए एंड बोर्ड ने अपना कंफर्मेशन नहीं दिया, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये बोलती है कि जब तक बोर्ड अपना अप्रूवल नहीं देगा, तब तक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही कंटिन्यू करेगा एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो सारा एक्चुअली काम कौन करता है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कंडक्ट करवाने का रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। उसका काम होता है कि जो कॉर्पोरेट डेटर का काम है वो चलता रहे, जो क्लेम्स हैं उनकी वेरिफिकेशन हो जाए, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनानी है, ये भी काम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ही है, और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है, वो भी सारा काम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ही होता है। नेक्स्ट इज लिक्विडेशन। तो कंपनी का कई बार लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि कंपनी को अब नहीं बचाया जा सकता, रेजोल्यूशन प्लान फेल हो गया है या रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं किया गया, तो सीधा लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑब्वियसली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, तो इन्होंने कुछ कोलेटरल के अगेंस्ट ही लोन दिए होंगे, डेट अराइज हुआ होगा, तो यहाँ पे या तो सिक्योर क्रेडिटर्स अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करेंगे, और जिन भी एसेट्स पे उनका क्लेम है उनसे जो भी पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स अपने पास रख लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स नहीं करेंगे, जो भी लिक्विडेटर एसेट सेल कर देगा सारी, उनसे जो पैसा आएगा वो अपना डेट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वो खुद से अपना राइट भी एनफोर्स कर सकते हैं, और ये भी ऑप्शन है कि वो अपने राइट्स को रिलिंक्विश कर दें, एंड लिक्विडेटर जो उन्हें एसेट्स के प्रोसीड्स प्रोवाइड करता है उससे अपना डेट रिकवर करें। अब लिक्विडेशन का प्रोसेस कब होता है? देखो, पहले तो हम कोशिश यही कर रहे थे ना कि कंपनी को बचा लिया जाए, और उसमें क्या होना था, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना था कि कैसे हम रेजोल्यूशन ला सकते हैं, कैसे इस कंपनी का कुछ रिवाइवल हो सकता है। उन्होंने प्लान ही नहीं सबमिट किया। प्लान सबमिट किया तो वो कोड के अकॉर्डिंगली नहीं था उसका कंप्लायंस। तीसरा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इस कंपनी के लिए तो कोई रेजोल्यूशन प्लान बन ही नहीं सकता है, ये तो मदद के अब काबिल ही नहीं है, बहुत आगे बात बढ़ चुकी है, सीधा लिक्विडेट करो। चौथा है कि प्लान बना लेकिन जो डेटर है उसने उस प्लान को फॉलो नहीं किया, तो इन सिचुएशंस में सीधा फिर रेजोल्यूशन नहीं होगा, लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कि जब एक बार रेजोल्यूशन फेल हो जाए और लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो कोई भी नया सूट नहीं फाइल होगा, कोई भी नए प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट होंगे कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। जो भी करना है सिर्फ लिक्विडेटर करेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की परमिशन के थ्रू।
अदरवाइज कोई भी अब कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कोई भी स्टेप नहीं लेगा। नॉर्मली जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसे ही कंटिन्यू करने दिया जाता है एज लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर देखेगा कि कौन कौन सी एसेट्स पड़ी हैं कॉर्पोरेट डेटर की और उनसे अपना एक लिक्विडेशन एस्टेट बना देता है। तो इन्हीं सारी एसेट्स को बेच के क्रेडिटर्स का पैसा पूरा किया जाता है। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, सबके क्लेम देखेगा, रिसीव करेगा कि किस क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, सबके क्लेम वेरीफाई करेगा, एडमिट भी कर सकता है, क्लेम रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर एक क्रेडिटर का क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो 14 दिन के अंदर अंदर लिक्विडेटर के डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल कर दे। अब यहाँ पे जब सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा मिलना है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर है इसका मतलब है ऑब्वियसली कोई एसेट गिरवी रखी हुई थी, तो जैसा हमने डिस्कस किया उसके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो बोलेगा कि मैं अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट खुद से एनफोर्स करूंगा कि ये एसेट गिरवी रखी हुई है, इन्हें मैं बेचूंगा और इनसे जो पैसा आएगा मैं अपनी डेट रिकवर कर लूंगा। तो एक तो ये ऑप्शन है। अगर तो मान लो एसेट बेच के 2 करोड़ आ गए और डेट कितने की थी, 1.5 करोड़ की, बाकी का 50 लाख वो सिक्योर्ड क्रेडिटर लिक्विडेटर को दे देगा। अगर पैसे कम पड़ गए कि बेच के 2 करोड़ आए और डेट 2.5 करोड़ की थी, तो 2 करोड़ तो रिकवर हो गए, बाकी के 50 लाख का क्लेम जो है अब उसका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद आएगा। अब क्लेम कि बाकी के जो तुम्हारे पैसे हैं अब तुम्हें सारे क्लेम देने के बाद एंड में पैसा बचेगा उसमें से तुम्हें देंगे। ठीक है। एक ऑप्शन है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर बोले कि ठीक है मैं अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो एनफोर्स नहीं करूंगा, लिक्विडेशन का जो एस्टेट है उसमें से एसेट सेल करके मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे पैसा दे दिया जाए। तो ये दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास। नेक्स्ट इज कि जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स को उनका क्लेम का पैसा देना है तो प्रायोरिटी होती है। लेकिन यहाँ पे जो वर्कमैन है, एम्प्लॉयज हैं, उनके कोई प्रोविडेंट फंड का पैसा है, पेंशन फंड का पैसा है, ग्रेजुटी फंड का पैसा है, वो पैसा उनको अपना पैसा मिल जाएगा फंड्स का। उनका पैसा ये लिक्विडेशन एस्टेट में ऐड नहीं किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उनके फंड्स का हिस्सा जो है जितना जितना बनता है उतना मिल जाएगा। अगर एक बार कॉर्पोरेट डेटर की एसेट्स को टोटली लिक्विडेट कर दिया गया है, सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो लिक्विडेटर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन देता है कि आप अब ऑर्डर कर दो कि अब ये कॉर्पोरेट डेटर को डिसॉल्व कर दिया जाए, इसकी जो एसेट्स थी जितना पैसा रिकवर हो सकता था हमने कर दिया है, अब इसके डिसॉल्व होने का ऑर्डर पास कर दिया जाए। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ डेट पेमेंट। तो जो हमारा सेक्शन 53 है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, वो वाटरफॉल मैकेनिज्म की बात करता है कि एक ऑर्डर है जिसके अंडर सबको पेमेंट हो रही है कि सब कुछ जियो का बेच के मान लो 100 करोड़ आ गए, तो वो 100 करोड़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सबसे पहले तो इंसॉल्वेंसी करने का जो खर्चा है, लिक्विडेशन का जो खर्चा है वो वसूला जाएगा। जो वर्कमैन है जो काम करते हैं कंपनी में, उनका पिछले 24 महीने का कोई ड्यूज है, इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले के जो 24 महीने उनमें कोई ड्यूज हैं उनके वो पे करो। जो डेट्स हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर की उनको पे करो। अभी हमने बात करी ना कि जो कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं वो अपने राइट्स फोरगो कर देते हैं और ये कहते हैं कि लिक्विडेटर एसेट सेल करके हमें पैसा दे दे, तो सबसे पहले उनका राइट्स आता है वर्कमैन के साथ। फिर उसके बाद अगर एम्प्लॉयज हैं कोई कंपनी के, वर्कमैन के अलावा जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उनके पिछले 12 महीने की कोई पेमेंट देने वाली पड़ी है तो उनको पेमेंट करो। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा पे किया जाएगा। वर्कमैन का कोई और एक्स्ट्रा ड्यूज पड़ा है, 24 महीने से पुराना वाला कोई ड्यूज पड़ा है, उन्हें वो पेमेंट कर दो। उसके बाद हमने एक सिचुएशन देखा था ना कि एसेट बेच के 2 करोड़ तो आ गया, बाकी का 50 लाख कहाँ से आएगा, वो 50 लाख का क्लेम यहाँ पे फॉल करेगा कि जिन्होंने खुद से एसेट बेच के पैसे रिकवर करने की कोशिश करी थी फिर भी 50 लाख बच गए, उनका जो क्लेम है अब यहाँ पे सेटल होगा। उसके बाद कोई और डेट्स बची हैं तो वो लिक्विडेटर दे देगा जिनका पैसा देना रहता है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है और एंड में जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं और कंपनी के पार्टनर्स हैं उनको पैसा मिलता है। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो जैसे हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है। ये ऑप्शन सिर्फ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अवेलेबल होता है एंड
इनका डेफिनेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में दिया गया है। तो देखो नॉर्मल अभी भी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है ना वो 330 डेज तक ले सकता है। और एमएसएमईज होती हैं छोटे छोटे से कंपनीज, इनका 1, 2, 5 करोड़ का कैपिटल होता है, तो उनके लिए एक फास्टर प्रोसेस, ज्यादा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस लाया गया है। तो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के डेटर्स हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि कौन से ऐसे डेटर्स हैं जिनको ये फास्ट ट्रैक वाला प्रोसेस फॉलो करना अलाउ किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसे वो क्लास डिफाइन कर सकते हैं कि जिनके पास इतनी एसेट्स है, जिनकी इतनी इनकम है, वो जाके ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये एमएसएमईज के लिए होता है। ये वाला प्रोसेस 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है। वहां पे कितने डेज थे? 180 डेज, जिसमें 90 डेज का एक्सटेंशन मिलता था, और ओवरऑल 330 डेज लगते हैं नॉर्मल प्रोसेस में। यहाँ पे 90 डेज के अंदर काम खत्म करना है और 45 डेज तक का एक्सटेंशन मिलता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। तो ये थोड़ा सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा तामझाम नहीं है, तो एमएसएमईज को ये ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन। एक कंपनी अगर चाहे तो वो खुद से वॉलंटरीली बोल सकती है कि हमारी कंपनी को लिक्विडेट कर दो। उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, ठीक है, हम अपनी सारी डेट्स फुली रीपे कर सकते हैं, लेकिन हमें कंपनी बस अब लिक्विडेट करनी है, ठीक है। तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम लिक्विडेट करना चाहते हैं, हम किसी को फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें कम से कम कंपनी के जो 2/3 वैल्यू ऑफ डेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले क्रेडिटर्स हैं, वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अपने पैसे मिल ही जाने हैं, कंपनी को लिक्विडेट करना है, कर दो। तो ऐसी कंपनी का ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकती है कि ठीक है, इसकी वाइंडिंग अप करो, इसकी एसेट्स का लिक्विडेशन करो और इसका फिर डिसोल्यूशन कर दो। डिसोल्यूशन जब हो जाएगा तो कंपनी फिर बिल्कुल बंद हो जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। Now let's discuss some MCQs related to this. So evaluate the following statements to determine which accurately describe the process of appointing an interim resolution professional under the section 16 of the IBC. तो interim resolution professional को hire करने के regarding है, the adjudicating authority appoints the interim resolution professional on the insolvency commencement date. तो adjudicating authority appoint करती है interim resolution professional को। दूसरा, if the application is made by a financial creditor, the resolution professional proposed in the application shall be appointed unless disciplinary proceedings are pending against them. तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी है तो वो एप्लीकेशन में प्रपोज कर सकता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और उसी को ही हायर किया जा सकता है जब तक के उस प्रोफेशनल के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ना पेंडिंग हो। अगला है the term of the interim resolution professional continues until the resolution professional is appointed under the section 22. यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अगर एप्लीकेशन दी है तो उसी को ही अपॉइंट कर लिया जाता है, और इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तब तक रहता है जब तक कि वो परमानेंट वाला रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ना आ जाए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट कैन लीड टू commencement of liquidation process according to the given information. commencement हो सकती है जिन circumstances में liquidation process की। a resolution plan submitted to the national company law tribunal within the prescribed period and approved by the committee of creditors. अगर हमने adjudicating authority को resolution plan submit करके दे दिया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने भी अप्रूव कर दिया, जब रेजोल्यूशन प्लान बन गया है तो फिर लिक्विडेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है। इन्होंने पूछा लिक्विडेशन कब होगी? अगर रेजोल्यूशन प्लान बन गया, अगर कंपनी को बचाया ही जा सकता है, फिर हम क्यों बात करेंगे लिक्विडेशन की? तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। फेलियर टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान, हाँ, अगर टाइम पे आपने रेजोल्यूशन प्लान ही नहीं सबमिट किया तब हो सकता है कि आपका लिक्विडेशन हो जाए, या फिर रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो जाए तब भी लिक्विडेशन होगा, या फिर कमेटी जो है क्रेडिटर्स की उन्होंने ही डिसाइड कर लिया कि लिक्विडेशन करते। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में, यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन में जो चीजें दी गई हैं, तब लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम द लिक्विडेशन प्रोसेस
Which of the following represents the correct order of priority as established by the section 53 of the insolvency and the bankruptcy code? देखो जब लिक्विडेशन होती है, पैसा आता है, अब वो क्रेडिटर्स को बांटना है, किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है आपका ऑप्शन डी का। जब लिक्विडेशन का पैसा आया, मतलब एसेट्स बेच के जो पैसा आया, सबसे पहले जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का खर्चा है, लिक्विडेशन का खर्चा है, सबसे पहले वो वसूला जाता है। तो अगर आप ऑप्शंस देखो ना, इसी में ये ऑप्शन 1 दी गई है, पहले वो होगा, फिर वर्कमैन का ड्यूज होते हैं 24 महीने पुराने, ठीक है, एंड डेट्स ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो वेजेस टू द एम्प्लॉइज फॉर 12 मंथ्स, फाइनेंशियल डेट्स टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये तो याद रखो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो एंड में पैसे दिया जाता है, ऑप्शन बी में सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज इको ग्रीन एनर्जी, अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी डिसाइडेड टू अंडरगो वॉलंटरी लिक्विडेशन as it could pay off its debts fully from the proceeds of the liquidation of its assets. After the company's assets are fully liquidated and the debtor is wound up, which authority passes the final order of its dissolution? तो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उसका वॉलंटरी लिक्विडेशन वो कर रहा है कि हमारा लिक्विडेशन से जो पैसा आएगा हम सबका डेट चुका देंगे। अब लिक्विडेशन होगी, सब कुछ हो गया, फाइनल ऑर्डर कौन पास करेगा डिसोल्यूशन फाइनलाइज करते हुए? सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? तो फाइनल जो ऑर्डर है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पास करेगा, तो सी यहाँ पे करेक्ट। ये था हमारा आज का सेशन, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।